हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की घटना किस चीज़ के बारे में है। ये घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं और ये घटनाएं हैं ट्री हाउस में घटी हुई। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये घटना मुझे रेडिट से मिली है। ये घटना जिस लड़की के साथ घटी थी उसका नाम ऐना था। हालांकि रेडिट पे ये घटना उसके भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है। तो अब आगे की घटना मैं आपको ऐना के भाई एलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एलिस है। ये घटना 1980 के करीब की है। नॉर्थ पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से शहर में मेरे डैड का ट्रांसफ़र हुआ था। वहाँ पर ट्रांसफ़र होते ही उन्होंने नया घर लेने के लिए सोचा। जो घर उनको पसंद आया था वो उनके बजट में भी था और मुझे और मेरी बहन को भी वो घर बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मम्मी भी उस घर को लेने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि उस घर का मालिक उस घर को जल्द से जल्द बेचना चाहता था। जब ब्रोकर से पापा और मम्मी ने बात की तो उन्होंने बताया कि पुराने मालिक की एक लड़की थी जो कि घर के पीछे बने हुए एक ट्री हाउस से नीचे गिर के मर गई थी। उनको हमेशा अपनी लड़की की याद आती थी, इसलिए वो इस घर को जल्द से जल्द छोड़ के जाना चाहते हैं। जब मम्मी पापा को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत उस ट्री हाउस को देखा। हालांकि इसके बारे में मुझे और मेरी बहन को पहले नहीं पता था। मेरी बहन को भी तो वो घर एक बार में ही पसंद आ गया था। लेकिन जब हमने घर के पीछे बैकयार्ड पे उस ट्री हाउस को देखा तो हम लोग उस घर को लेने के लिए जिद करने लगे, जो कि काफ़ी सस्ता था और अच्छे दाम पे भी मिल रहा था। तो ये डील पापा के लिए बुरी नहीं थी। उन्होंने उस घर को उसी वक्त ही डन कर दिया और फिर एक हफ्ते बाद हम लोग उस घर में शिफ्ट भी हो गए। उस घर में शिफ्ट होने के बाद ही मुझे और आना को अपना अपना कमरा मिल गया था। पापा अपने काम के लिए बाहर जाने लगे और मम्मी सारे घर को ठीक करने में लग गई। पर पता नहीं क्यों ऐना कभी भी अपने कमरे में रुकती ही नहीं थी। वो अक्सर उसी ट्री हाउस के पास चली जाया करती थी और घंटों तक वहीं पर बैठी रहती थी। मैंने इसके बारे में कई बार मम्मी से भी बोला, लेकिन मम्मी इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी क्योंकि वो घर की बड़ी थी और मुझे वो अक्सर डांट के ही रखती थी। ऐना अक्सर रात में भी वहाँ पर जाके घंटों बैठी रहा करती थी। मैंने कई बार मम्मी से इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैंने भी इसके बारे में बोलना छोड़ दिया। जहाँ पर वो घर था उसी घर के पड़ोस में एक औरत रहती थी जिसका नाम मैका था। वो अक्सर हमारे घर आया करती थी और हमको वेलकम भी करती थी क्योंकि हम वहाँ पर नए थे। वो अक्सर सबके बारे में हमें बताया करती थी। वो अपने घर में अकेली रहती थी। मम्मी अक्सर उनसे पूछती थी कि पुराने मकान मालिक की लड़की को क्या हो गया था, तो वो अक्सर इसके बारे में बता के बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी और फिर इसके बारे में आगे कुछ भी नहीं बताती थी। ये बर्ताव जब मम्मी ने देखा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो वो छुपा रही है। लेकिन फिर वो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपना काम करने लगती थी। ऐसे ही एक हफ्ता हो गया था। एक बार रात में करीब 2 बजे मैंने देखा कि ऐना अपने कमरे से निकल के कहीं बाहर जा रही है और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से जा रही थी, मतलब एकदम धीरे धीरे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ जा रही है। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की लेकिन उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। उस वक्त बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं मम्मी पापा को इसके बारे में जाकर बताऊं, लेकिन वो लोग मुझे दोबारा डांटने लगते और वो लोग मुझे ये भी कहते कि आखिर मैं इतनी रात पे जग क्यों रहा हूँ। तो फिर इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं बोला और दोबारा चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि मेरे कमरे की खिड़की से वो ट्री हाउस एकदम साफ साफ नज़र आता था और रात में वो बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखता था, अंधेरे में डूबा हुआ। तभी मेरी नज़र बैकयार्ड के पीछे वाले गेट पर पड़ी जिससे एक ट्री हाउस पर जाया जाता था। वहां से आना उसी ट्री हाउस में जा रही थी। बारिश में गीली हो गई थी वो
और उसने अपने पैरों पर किसी भी तरह की स्लीपर्स भी नहीं पहनी हुई थी। जब मैंने ऐना को देखा तो वो उसी ट्री हाउस के अंदर चली गई। अंदर एकदम अंधेरा था और मैं जगता रहा। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी और वो उसी ट्री हाउस के अंदर घंटों तक बैठी हुई थी। वो उसके अंदर से बाहर नहीं आई। मैं पूरी रात जगता रहा। सुबह के करीबन 5 या 6 बजे ऐना दोबारा उस ट्री हाउस से निकल कर आई, लेकिन इस बार वो भागते हुए आ रही थी। उसके चेहरे को जब मैंने देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लगी। जब वो भागते हुए घर के अंदर आई तब मैंने दोबारा उसे देखा। मैंने उससे पूछा कि ऐना तुम कहाँ पर गई थी? तो उसने बोला कि मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझसे ये सब सवाल मत पूछा करो। लेकिन ये बोलते हुए भी बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही थी, जिससे मुझे ये पता चल गया था कि वो किसी ना किसी दिक्कत में तो ज़रूर है। मुझे लगा कि मुझे मम्मी को इसके बारे में बताना चाहिए। फिर जब हम ब्रेकफास्ट करने बैठे तो मैंने मम्मी को ऐना के बारे में बताया। जब मैं ऐना के बारे में बता रहा था तो ऐना ने वो बात सुन ली और फिर वो मेरे पर चिल्लाने लगी। मेरे ऊपर चिल्लाते ही मम्मी ने ऐना को खूब ज़ोर से डांट लगाई और उसको अपने कमरे में भेज दिया। फिर मम्मी ने मुझसे पूछा कि आखिर मैं ऐना के बारे में क्या बता रहा था। तो मैंने उन्हें बताया कि वो घंटों तक उसी ट्री हाउस पर बैठी रहती है और वो रात में वहाँ पर जाती है। पहले मम्मी को लगा कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ या फिर मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरा कोई वहम था। तो मम्मी ने कहा कि ऐसा कब से हो रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि जब से वो यहाँ पर आई है तब से वो उसी ट्री हाउस के पास जाती है। यहाँ तक कि अभी मम्मी के डांटने के बाद भी वो ट्री हाउस पर ही गई है। मैंने ये मम्मी को बात बताई तो वो तुरंत भाग के ऐना के कमरे में गई, तो वो अपने कमरे में नहीं थी। और फिर जब मम्मी ने बैकयार्ड पर जाके उस ट्री हाउस पे देखा तो वो ऐना ट्री हाउस के नीचे ही खड़ी थी और ऊपर की तरफ देख रही थी। मम्मी जब ऐना के पास गई तो उन्होंने उसे बुलाया, लेकिन उसने बात ही नहीं सुनी। वो बस ऊपर की तरफ अपनी आंखें खोल के ट्री हाउस की तरफ देख रही थी। मम्मी भी उसको देख के ऊपर की तरफ देख रही थी, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब सा महसूस नहीं हो रहा था। जैसे ही उन्होंने ऐना का हाथ पकड़ा वो जैसे होश में आ गई हो। मम्मी ने उससे पूछा कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो। उसने बताया कि मैं यहाँ पर कब आई मुझे खुद ही नहीं पता चला। जब ये बात ऐना ने मम्मी को बताई तो मम्मी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। उसके बाद वो ऐना का हाथ पकड़ के उसे घर के अंदर लेकर आई और फिर हम लोगों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। फिर मैं स्कूल के लिए चला गया। मम्मी ने इसके बारे में डैड को भी बताया, लेकिन हर बार की तरह उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन मम्मी अब ये जान चुकी थी कि उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब ज़रूर हो रहा है। जब मम्मी ऐना के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि वो उसी ट्री हाउस की तरफ अपनी खिड़की से देख रही हैं जहाँ से अभी मम्मी उसको पकड़ के लाई थी। ऐना के बर्ताव में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ गया था। फिर रात में काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रही थी। उस रात मम्मी मेरे ही कमरे में छुपी हुई थी ताकि वो ऐना को देख सके, और उन्होंने पापा से यह भी बता दिया था कि वो आज मेरे साथ सोएंगी। मम्मी मेरे ही कमरे में थी और मैं भी जग रहा था। मैंने उनसे कहा कि आप देखिएगा ऐना अभी रात में उठ के उसी ट्री हाउस पे जाएगी। बारिश काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से हो रही थी। हर बार की तरह उस रात को भी ऐना अपने कमरे से बाहर निकली। उसने जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला हमें तुरंत उसकी आवाज़ आ गई। मम्मी और हम दोनों लोग एक साथ उठे। हमने जब अपने कमरे से बाहर झांक के देखा तो ऐना बिना पैरों में कुछ पहने दोबारा उसी ट्री हाउस की तरफ जा रही थी। मम्मी ने उसे रोका भी नहीं, वो बस शांत थी और चुपचाप उसका पीछा कर रही थी। मैंने मम्मी से कहा कि मैं भी उनके साथ चलूंगा। उन्होंने मुझे साथ में चलने से मना किया, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उनके पीछे पीछे चला गया। ऐना बारिश में भीगती हुई उसी ट्री हाउस की तरफ अपने धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उसने अपने सर को नीचे किया हुआ था। मैं और मम्मी उसके पीछे ही थे। फिर वो ट्री हाउस के अंदर चली गई और मैं और मम्मी ट्री हाउस के नीचे ही खड़े थे। मम्मी फिर ऊपर ट्री हाउस की तरफ जाने लगी। पता नहीं क्यों बट मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने मम्मी से कहा कि वो ऊपर ना जाए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यहीं पर खड़ा रहूं और वो ऊपर जाके अभी ऐना को लेकर आएंगी। उसके बाद मम्मी धीरे धीरे ट्री हाउस के ऊपर की तरफ जाने लगी। मम्मी ने बताया कि जब वो ट्री हाउस के अंदर गई तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। वो अपने साथ एक टॉर्च लेकर गई थी। जब उन्होंने टॉर्च चला के देखा तो ऐना ट्री हाउस के एकदम कोने में बैठी हुई थी और वो कुछ बोल रही थी। वो धीमी आवाज़ में कुछ बोल रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बोल क्या रही है। मम्मी ने जब ढंग से सुना तो वो यही कह रही थी, तुम भी यहाँ से जल्दी चली जाओ।
ऐना अपने आप में ये चीज़ दोहरा रही थी। ये चीज़ देख के मम्मी डर गई और उन्होंने फिर ऐना को बुलाया, लेकिन ऐना उनकी बात को नहीं सुन रही थी और वो चुपचाप वहीं पर बैठे हुए लगातार उसी चीज़ को दोहरा रही थी। फिर मम्मी धीरे धीरे ऐना के पास गई। जब उन्होंने ऐना का कंधा पकड़ा और उसको पीछे की तरफ घुमाया तो मम्मी देख के हैरान हो गई। ऐना की दोनों आंखें एकदम सफ़ेद हो गई थी, जैसे कि सफ़ेद कंचे हों, और वो मम्मी की तरफ मुंह खोल के देख रही थी और वो चिल्ला के मम्मी से बोल रही थी, तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। ये मेरा घर है, मैं इसलिए रहूंगी। चली जाओ यहाँ से। और ये बात ऐना ने काफ़ी ज़्यादा चिल्ला के बोली थी और यह आवाज़ मुझे ट्री हाउस के बाहर सुनाई दे रही थी। इस आवाज़ को सुन के मैं तुरंत चिल्लाने लगा और मम्मी को बुलाने लगा। मम्मी को भी मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और वो चुपचाप ट्री हाउस से निकल के बाहर आ गई और हम लोग फिर दोबारा घर की तरफ जाने लगे। जो हम घर की तरफ जाने लगे उसके बाद ऐना दोबारा ट्री हाउस पे आई और हम लोग दूर से उसे देख रहे थे और वो काफ़ी ज़ोर से हंस रही थी, लेकिन उसकी वो आवाज़ नहीं थी, वो किसी और की आवाज़ थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मम्मी तुरंत भागते हुए पापा के पास गई और उन्होंने उनको जगा के ऐना की हालत के बारे में बताया। जब मम्मी ने पापा को ये बात बताई तो पापा उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा कि शायद मम्मी को किसी तरीके का कोई वहम हुआ है, इसलिए तब भी उन्होंने मम्मी की बात सुन के ऐना को ढूंढने के लिए उसी ट्री हाउस के पास गए। जब पापा वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि ऐना ट्री हाउस के नीचे गिरी हुई है और वो वहां पर पड़ी हुई थी और वो वहां पर लेटी हुई थी। जब पापा ने उसको उठाया तो वो एकदम बेहोश हो गई थी। फिर पापा उसको गोद में उठा के उसके कमरे में लेकर आए और फिर डॉक्टर को बुलाने के लिए चले गए। मैं और मम्मी ऐना के पास ही थे। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मेरे और मम्मी के सामने ऐना जोर जोर से हंसने लगी और वो तुरंत उठ गई थी। हमारी आंखों के सामने ही वो बेड से उछल के डायरेक्ट छत पर चिपक गई, जैसे कि कोई छिपकली हो, और उसकी आंख पूरी सफ़ेद थी और वो छत पर उल्टा चल रही थी। और ये पूरा हादसा सिर्फ 2 से 3 मिनट का था और उसके बाद वो छत से नीचे ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। मम्मी ने किसी तरह ऐना को दोबारा बिस्तर पर लिटाया। जब पापा डॉक्टर को लेकर आए तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो उसकी हालत एकदम ठीक थी। उसको कोई बुखार भी नहीं था, हल्के फुल्के उसको चोट लगी हुई थी जो कि ठीक हो चुके थे। पापा को जब ये चीज़ मम्मी ने बताई तो पापा को उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उनको उनकी बात पर विश्वास करना पड़ा क्योंकि मैं भी उन्हें वही चीज़ बता रहा था। उसके कुछ दिनों बाद ऐसा कोई भी हादसा नहीं घटा। मिस मैकेन जो अक्सर हमारे घर आया करती थी, मम्मी ने अपनी बात उनसे बताई और उन्होंने ये भी पूछा कि हमसे पहले जो मकान मालिक यहाँ पर रहते थे उनकी बेटी को क्या हुआ था। मिस मैकेन ने बताया कि जिस ट्री हाउस में अक्सर ऐना जाया करती है, बहुत पहले जिसने उस ट्री हाउस को बनाया था उसकी बेटी वहीं पर ही खेला करती थी और वहीं पर ही उसकी बेटी की मौत हो गई क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ अपना ज़्यादातर समय वहीं पर ही बिताया करती थी। उसके घर वाले उसको अक्सर उसके कमरे में बुलाया करते थे, लेकिन वो अपना ज़्यादातर टाइम वहीं बिताती थी। एक बार गुस्से में उसके घर वालों ने उसको उसी ट्री हाउस में बंद कर दिया था और फिर वो करीबन 1 घंटे तक उसी में ही थी। और फिर जब उसकी आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने कमरे को खोला तो देखा कि वो मर चुकी थी। उसको डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन डॉक्टर ने जब उसे देखा तो पता चला कि वो ज़्यादा घबरा गई थी। अंधेरे में वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, इसलिए उसकी मौत हो गई। जब ये बात उसके घर वालों को पता चली तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। हालांकि इस पर कोई कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद उनके घर वालों को पुलिस पकड़ कर ले गई और फिर ये घर बंद हो गया और उसके बाद इस घर को सरकार ने अपने अंडर ले लिया और फिर कई लोगों को बेचा भी। बहुत लोगों को यहाँ पर वो लड़की चलते हुए भी दिखाई दी थी और कई लोगों को इस ट्री हाउस के पास वो लड़की दिखाई देती है। आपसे पहले जो मकान मालिक यहाँ पर रहते थे उनकी लड़की पर भी उस लड़की के आत्मा ने कब्जा कर लिया था और वो मर गई थी। शायद यही आपकी लड़की के साथ भी हुआ होगा। जब ये बात मिस मैकेन ने मम्मी को बताई तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। जब उन्होंने ये उनसे पूछा कि पहले ये बात उन्हें क्यों नहीं बताई गई तो मिस मैकेन ने बताया कि वो इसलिए नहीं बताना चाहती थी कि कहीं हम लोग डर ना जाए। हालांकि इस घटना के बाद मैंने, मम्मी और पापा ने सबने उस घर को छोड़ दिया, लेकिन ऐना करीबन 1 साल तक उसी चीज़ के साथ रहती रही और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मम्मी पापा उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, लेकिन ये घटना
बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। करीबन 1 साल तक तो मैं अपनी बहन के पास भी नहीं जाता था, क्योंकि मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि उस लड़की की आत्मा अभी भी शायद मेरी बहन के शरीर के अंदर है। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना भी मुझे रेडिट से मिली है। अब आगे की घटना मैं आपको बॉनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, जिनके साथ ये घटना घटी थी। मेरा नाम बॉनी है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरी उम्र करीब 15 या 16 साल की थी। उसमें उनकी थोड़ी बहुत खेती भी थी और उनकी वो फसल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन उनको अक्सर इसी बात की दिक्कत रहती थी, क्योंकि रात में अक्सर जंगली जानवर उन फसलों को बर्बाद कर दिया करते थे। इसके लिए उन्होंने खेत के बीच में एक स्केयर क्रो भी लगाया हुआ था, जो अक्सर जंगली जानवरों को आने से रोकता था। उनके खेत के बीच में एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ था, जिस पर उन्होंने छोटा सा एक हाउस बनाया हुआ था, जिसपे वो चढ़ के अक्सर रात में अपने फसलों की रखवाली किया करते थे। उस काम को करने के लिए उनके पास एक आदमी भी था, लेकिन उस दिन वो नहीं आया था। अगले दिन फसलों को कटना था, तो दादाजी उस रात पर उन्हीं फसलों को देखने के लिए जा रहे थे। मैंने दादाजी से कहा कि मैं भी उनके साथ चलूंगा। हालांकि उन्होंने मुझे साथ में चलने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि रात में अचानक से जंगली जानवर आ जाते हैं, तुम्हें डर लगेगा, तुम मत जाओ। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने दादाजी की बात नहीं मानी और मैं उनके साथ चला गया। मैं शायद पहली बार उस दिन उस ट्री हाउस पर गया था। वो अंदर से थोड़ा सा छोटा था, लेकिन इतना तो कंफर्टेबल था कि 1 से 2 लोग उसमें आराम से सो जाए। मैं दादाजी उसी ट्री हाउस में बैठे हुए थे। वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे था, लेकिन वहाँ से दादाजी का पूरा खेत दिखाई देता था, और यहाँ तक कि उनका फार्म हाउस और उनके फार्म हाउस पे बंधे हुए वो जानवर भी, जिनकी वो रखवाली किया करते थे। वहाँ से वो एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। चांद एकदम साफ साफ नज़र आ रहा था। मैं दादाजी से कह रहा था कि अब मैं रोज़ यहाँ पर आया करूँगा। दादाजी मेरी बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई थी। मेरे हिसाब से शायद उस वक्त रात के 1 या 2 बज रहे थे। दादाजी ने मुझसे कहा कि मैं सो जाऊं, पर एक्साइटमेंट में मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी मैंने दादाजी से कहा कि मुझे वो कोई कहानी सुनाए। दादाजी मुझे कोई कहानी सुना रहे थे और मैं ऊपर बादलों की तरफ ही देख रहा था। मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। मुझे अचानक से आवाज़ आई कि दादाजी कमरे से बाहर उठकर भागे हैं। मेरी आंखें तुरंत खुल गई। मैं भी तुरंत झटके से उठा और दादाजी को बुलाने लगा, लेकिन वो उस ट्री हाउस पर नहीं थे। मैंने बाहर झांकने की कोशिश की तो मैंने देखा कि दादाजी ट्री हाउस की सीढ़ियों से नीचे उतर के अपने फार्म हाउस की तरफ जा रहे थे। मैंने चिल्ला के दादाजी को आवाज़ दी, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि मैं वहीं पर रुकूं, वो कुछ देर में आ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि आखिर हुआ क्या। उन्होंने बताया कि शायद कोई जानवर बाहर निकल आया है, वो उसे दोबारा फार्म हाउस के अंदर डालने जा रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बस 5 मिनट में वापस आ जाएंगे। मैंने उनसे कहा ठीक है, और फिर मैं वहीं पर ही लेटा हुआ था। दादाजी के जाने के बाद मुझे नींद तो नहीं आई। करीबन 5 मिनट तक तो मैं चुपचाप वहीं पर ही लेटा हुआ था, लेकिन फिर मुझे बहुत ही अजीब सा डर लगने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई ट्री हाउस के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं चुपचाप वहीं पर लेटा हुआ था और मुझे तभी अचानक से लकड़ियों की आवाज़ आने लगी, जिससे मुझे साफ साफ पता चल गया कि कोई ना कोई ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। मैंने तुरंत उन्हें बोला कि दादाजी आप हो क्या, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आई। साफ साफ पता चल रहा था कि कोई ना कोई है जो ऊपर आ रहा है। मैंने तभी खिड़की से सर निकाल के बाहर देखने की कोशिश की, तो मुझे सिर्फ लोमड़ियों की आवाज़ आ रही थी। ये वही जंगली जानवर थे जो अक्सर रात में फसलों को खराब कर दिया करते थे। खेत के चारों तरफ भाग रहे थे, लेकिन अंधेरे में मुझे वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे सिर्फ और सिर्फ उनकी परछाई दिखाई दे रही थी, जो कि पूरे चांद की वजह से हल्की फुल्की दिख भी रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। वो लोग चारों तरफ गोल गोल भाग रहे थे और फसलों को मेरी आंखों के सामने ही खराब कर रहे थे। मैंने सोचा कि मैं ट्री हाउस से नीचे उतर के उनको भगा दूं, लेकिन वो मेरी हाइट से ज़्यादा बड़े थे और मैं अब डर भी गया था। मैं चिल्ला के दादाजी को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए थे। तभी मैंने देखा कि उनमें से एक जानवर के ऊपर एक काली परछाई बैठी हुई है, जो कि मुझे साफ साफ नजर आ रही थी। वो मुझे देख रही थी, या शायद वो कोई जंगली जानवर ही था, मुझे समझ में नहीं आया। उसकी चमकती हुई आंखें मैं खेत के बीच से साफ साफ देख सकता था।
वो फसलों के बीच से ही मुझे घूर रहा था और धीरे धीरे ट्री हाउस की तरफ आ रहा था। जब वो फसलों से थोड़ा और आगे आया और सीढ़ियों के पास आया तब मैंने उसे देखा। उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, दादाजी से भी ज़्यादा बड़ी। हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा लंबे थे। वो एक काली परछाई थी जिसकी चमकती हुई आंखें मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और वो धीरे धीरे पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। मैं चिल्ला के ट्री हाउस के पीछे के साइड में चला गया और दरवाजे को बंद कर लिया। उसकी चढ़ने की आवाज़ मुझे साफ साफ आई और फिर वो ट्री हाउस के मेन दरवाजे पर पहुंच के दरवाजे को जोर जोर से खोलने की कोशिश करने लगा। मैं चिल्ला रहा था और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो कोई और नहीं, एक भूत था। फिर अचानक से उसने अपने सर को उसी खिड़की से बाहर निकाल के अंदर देखा जहां से मैं पहले उसे देख रहा था। मैं उसको देखते ही चिल्लाने लगा और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वो तुरंत ट्री हाउस के अंदर आ गया और मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर उसने मुझे पकड़ के खींचने की कोशिश की और उसने मेरे पैर को पकड़ लिया था और मुझे ट्री हाउस की तरफ खींच रहा था। तभी मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी चमकती हुई आंखें मेरे चेहरे के पास आ रही थी और फिर सब कुछ एकदम अंधेरे में खो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं बस चिल्ला रहा था काफ़ी ज़ोर से। तभी मेरे मुंह पे पानी आके गिरा और वो पानी मेरे दादाजी मेरे मुंह पर मार रहे थे। वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मुझे हुआ क्या। उस वक्त सुबह हो चुकी थी और सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और मैंने पूरे ट्री हाउस की चीज़ों को बिखरा रखा था। दादाजी ने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हो गया। मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पर एक काली परछाई थी जो कि मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। दादाजी मेरी बात पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वो कह रहे थे कि मैंने कोई सपना देखा है। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे छोड़कर चले गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो थोड़ी देर बाद वापस भी आ गए थे। दरअसल एक जानवर फार्म हाउस से बाहर निकल गया था और जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि मैं सो रहा हूँ और फिर अचानक से मैं चिल्लाने लगा। जब दादाजी ने ये चीज़ मुझे बताई तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। मैंने एक सपना देखा था जो कि बहुत भयंकर सपना था। उसके बाद दादाजी ने मुझसे कहा कि मैं तुरंत फार्म हाउस पे आ जाऊं और नाश्ता कर लूं। वो चले गए और फिर मैं थोड़ी देर तक वहीं पर ही बैठा रहा। मैंने जो कुछ भी देखा मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे अभी भी ये नहीं लग रहा था कि मैंने किसी तरीके का कोई सपना देखा था, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक था। मैं तुरंत ट्री हाउस से नीचे उतरा और दादाजी के फार्म हाउस की तरफ जाने लगा। तभी मेरी नज़र उस तरफ गई जहां पर मैंने उस काली परछाई को देखा था और मैं देख के हैरान हो गया। वहां पर पैरों के निशान थे। वो उसी पैरों के निशान थे जिस काली परछाई को मैंने कल देखा था। वो मेरा कोई वहम नहीं था, न ही मैंने किसी तरीके का कोई सपना देखा था। वो जो कुछ भी था एकदम सच था। फिर मैंने अपने पैर को देखा जो वो परछाई मुझे पकड़ के खींच रही थी। उस परछाई के हाथों के निशान भी मेरे पैरों पर बने हुए थे और मेरा पैर उस जगह से बुरी तरीके से लाल हो रखा था। मैं ये चीज़ दादाजी को बताने के लिए जा रहा था, लेकिन अगर मैं दादाजी को ये चीज़ बताता तो मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, इसलिए मैंने ये बात उन्हें नहीं बताई। लेकिन इस घटना के बाद मैं दादाजी के फार्म हाउस पर कभी भी नहीं गया और अगर मैं उनके फार्म हाउस पर जाता भी हूँ तो कभी भी रात में उस पेड़ के पास नहीं जाता जहाँ पर मेरे साथ ये घटना घटी थी। और ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो घटना मेरे साथ सच में घटी थी और वो मेरा कोई भी वहम नहीं था। तो दोस्तों ये थी ट्री हाउस से रिलेटेड 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।